प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, हम लोग सीटेट के लिए सीटेट और यूपी टेट को ध्यान में रख करके जूनियर लेवल के लिए साइंस के पेपर को हम लोग कर रहे हैं। साइंस का पेपर जूनियर लेवल में आप जानते हैं कि अलग होता है, आर्ट का अलग होता है जूनियर लेवल में। तो ये आपका तीसरा प्रैक्टिस पेपर है जो हम लोग साइंस को ध्यान में रख कर के कर रहे हैं। और टोटल 23 डेज आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। तो हमें टोटल 23 डेज का और उधर के पहले का अगर हम बात करें तो जो उसके पहले प्रीवियस ईयर हुए हैं उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है। इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद आपको 500 क्वेश्चन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पैक्ड मिलेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, और 10 आपको प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे। जो 10 प्रैक्टिस पेपर आपको सिर्फ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसका आंसर भी आपको कराया जाएगा। तो टोटल 10 प्रैक्टिस पेपर, यानी अगर हम मिला करके चलें तो 300 ए, 500 ए, 800 और बाकी सारे प्रश्न ए जितने अभी तक कराए गए हैं। उसके बाद कुछ एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको दिए जाएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इतनी सारी चीज़ें आपको निःशुल्क मिलेगी साइंस की प्रिपरेशन के लिए। और हमारा उद्देश्य और विश्वास ये है कि साइंस में 30 का स्कोर आप कर सकें। तो चलिए आज बिना वक्त गंवाए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। और सभी मित्रों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी हो सके तो शेयर कर दें। पहला प्रश्न है, दो तार किसी विद्युत सेल के दो सिरों से संयोजित है। मान लीजिए कोई तार है और दो तार हैं और ये किसी विद्युत के सेल से दोनों सिरों से संयोजित है। मान लीजिए ये सेल है और इस सेल का ये पॉजिटिव पोल है, इधर से एक तार लगा हुआ है, नेगेटिव पोल है, इधर से एक तार लगा हुआ है। इन तारों के बीच दिए गए द्रव का एक के बाद दूसरे में डुबोया जाता है। एक द्रव है और उस द्रव में तारों को एक और बाद में दूसरे को डुबोया जाता है। नीचे दिए गए किन प्रकरणों में पास रखी दिक सुई, यानी जो उसका दिक सुई है या जिसे हम लोग कंपास कहते हैं, कंपास के निडल के ऊपर विक्षेपण दर्शाएगी, यानी कंपास के निडल में कंपन होगी। ऊपर से इंग्लिश का प्रश्न पढ़ लेते हैं। इंग्लिश में दिया गया है, टू वायर्स आर कनेक्टेड टू द टू एंड ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल are immersed in the following liquids one after the others. In which of the following cases will the compass needle kept nearby show डिफ्लेक्शन? तो आपको आंसर देना है कि किसमें कंपास की सुई डिफ्लेक्शन दिखाएगी। देखिए, कैरोसिन ऑयल में आपका जो है पॉजिटिव और निगेटिव पोल नहीं बनता है। डिजिटल वाटर में नहीं बनेगा क्योंकि इसमें करंट पास नहीं होता। साल्ट का सोल्यूशन मान लीजिए तो ठीक है, शुगर के सोल्यूशन में नहीं बनता। तो आपका जो सुई है जो करंट पास होगा वो किस में होगा? साल्ट के सोल्यूशन में पास होगा। यानी जो साल्ट सोल्यूशन होगा यानी लवण का विलयन होगा उसमें पॉजिटिव और निगेटिव पोल होंगे और उसी में करंट पास होना शुरू होगा। ऑप्शन दिया गया है आपको, ऑप्शन नंबर 1 सही है, 2 सही है, 3 मतलब यहाँ पे तो आप कहेंगे केवल ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। इस सेगमेंट का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वो इसमें आपको दिया जाता है डिस्क्रिप्शन पॉइंट। ये डिस्क्रिप्शन पॉइंट अपने प्रश्न को तो सही करता है, साथ में हमारे नॉलेज को भी बूस्ट करता है। तो इसलिए ये डिस्क्रिप्शन पॉइंट अवश्य जरूरी है। आपके जो 500 क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट वाले, उस 500 क्वेश्चन में भी डिस्क्रिप्शन पॉइंट आपके साथ लगी रहेंगी। और वही उतना पढ़ करके कोई व्यक्ति चला जाएगा तो मुझे पूरा भरोसा है कि 30 में 30 प्रश्न करके आ जाएगा। तो आप जरूर करिएगा और जरूर पढ़ के जाइएगा। आप चैनल से जुड़ जाइए, व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाइए जिससे आप बड़े आराम से उस चीज़ों को पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दो तार किसी विद्युत सेल के दो सिरों से संयोजित है। इन तारों को लवण के विलयन में डुबोने से पास में रखी दिक सुई सुई विक्षेपण दर्शाएगी। कैरोसिन, आसुत जल, चीनी के विलयन विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी यहाँ पे विद्युत पास नहीं होती, इसे इंग्लिश में इंसुलेटर कहते हैं। अतः इनमें तारों के संयोजन को डुबोने पर विद्युत प्रवाहित नहीं होती, जिसके कारण दिक सुई विक्षेपित नहीं होती। जबकि लवण का विलयन विद्युत का सुचालक होता है, इसमें तारों के संयोजन को डुबोने पर इसमें विद्युत प्रवाहित होने के कारण दिक सुई विक्षेपित हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका है, रबड़, वाहन और सेल रसायनों जैसे उद्योग हानिकारक गैस छोड़ते हैं। रबड़ के उद्योग से, वाहन जहाँ पे ऑटोमोबाइल्स का काम होता है, सेल उद्योग, इन सभी से क्या निकलते हैं? हानिकारक गैस निकलते हैं जो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है। ये गैसें किन तत्वों के ऑक्साइड से बनती है?
आपको बताना कि गैसें किन तत्वों की ऑक्साइड से बनती हैं। देखिए, इंग्लिश का पढ़ते हैं। इंडस्ट्रीज लाइक रबर्स, ऑटोमोबाइल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स रिलीज हार्मफुल गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन ऑक्साइड ऑफ विच एलिमेंट्स मेकअप ऑफ दीज गैसेस। कौन से एलिमेंट के ऑक्साइड इस गैस के लिए जिम्मेदार हैं? तो आप बताएंगे हाइड्रोजन, कार्बन, नो। कार्बन, नाइट्रोजन, आपका आप कहेंगे नहीं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड जिम्मेदार होते हैं, ये सही है। और बाकी ये सल्फर और फास्फोरस नहीं। तो यहाँ पे आ जाएंगे, सल्फर तो रहेगा लेकिन फास्फोरस है तो गलत हो जाएगा। रबड़, वाहन और सैल रसायनों जैसे उद्योग हानिकारक गैस छोड़ते हैं जो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होती हैं। ये गैसें नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड से बनती हैं। अम्लीय वर्षा के कारण जलीय प्राणियों की मृत्यु, खेती एवं पेड़ पौधों की वृद्धि में गिरावट, तांबा और सीसा जैसे उद्योग घातक उद्योग तत्वों का पानी में मिल जाना, त्वचा कैंसर, इमारतियों के रंग और का छीड़ होना आदि दुष्परिणाम देखे जा सकते हैं। 500 ml of the mustard oil in kept in the jar of 2 liters capacity. The pressures exerted by the oil will be। किसी 2 लीटर धारिता के जार में 500 ml सरसों का तेल भरा है। यह तेल दाब आरोपित करेगा। ओनली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक, ओनली इन द अपवर्ड डायरेक्शन, इन ऑल द डायरेक्शन। देखिए, किसी भी धारिता, चाहे जो, जैसे सपोज करिए धारिता के लिए ये मान लेते हैं कि एक बाटल है और इस बाटल में हमने कितना 1 क्वार्टर भरा होगा। हाँ, 1 क्वार्टर भरा है, चूंकि 2 लीटर है तो 2500। 1 क्वार्टर भरा है तो मान लीजिए इतना हिस्सा इसका भरा हुआ है। अब इसका बल ऊपर की दिशा में भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, नीचे भी है। दबाव तो डालेगा दाएं बाएं ऊपर नीचे। चूंकि ये दबाव जब डालेगा तो इस दबाव का सभी दिशाओं में दबाव पड़ता है, तो इसलिए हमारा सही आंसर क्या होता है? सभी दिशाएं, ऑल डायरेक्शन। किसी 2 लीटर की धारिता के जार में 500 ml सरसों का तेल भरा है। स्थिर अवस्था में यह तेल सभी दिशाओं में दाब आरोपित करेगा, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ठीक है, कुछ नियम है, याद रखिएगा। कभी कभी पानी दे दे, कभी गैस दे दे, तो आप कैसे लिखेंगे? स्थिर अवस्था में द्रव परिवर्तन की किस सभी दीवारों पर दाब डालते हैं। अगर स्थिर अवस्था है तो सभी दीवारों पर जो है दाब डालेंगे। गैसें जिस बर्तन में रखी जाती हैं उसकी दीवारों पर दाब डालती हैं तथा उसी बर्तन का आकार ग्रहण कर लेती हैं। आगे आ जाइए। अगला प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू फॉर द लाइट एज इट द ट्रेवल्स फ्रॉम एयर इनटू द वाटर। क्लास 10th से लिया गया प्रश्न है आपका, क्लास 10th के एनसीईआरटी से। जब प्रकाश वायु से पानी में गमन करता है तो प्रकाश के लिए नीचे दिया गया कौन सा कथन सत्य है? इसके वेग में वृद्धि होती है, इसकी आवृत्ति में कमी होती है, यानी इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज, इट्स फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज, बोथ ऑफ द वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजेज, बोथ इट्स वेवलेंथ एंड वेलोसिटी डिक्रीजेज। इसकी तरंग दैर्घ्य और वेग दोनों में कमी होती है। देखिए आगे क्या दिया गया है, प्रश्न का डिस्क्रिप्शन देखिए। यहाँ पे आपका पहले आंसर तो आपका डी वाला सही होगा। अब डिस्क्रिप्शन पे आ जाइए, क्या क्या है देखिए। जब प्रकाश वायु से जल में यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में चलती है, गमन करती, तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य और वेग दोनों कम हो जाता है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में चलेगी तो उसकी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य और वेग दोनों में क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो आवृत्ति नहीं बदलती, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंजेस नहीं होते हैं, लेकिन तरंगदैर्घ्य और वेग कम हो जाता है। तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं? किसी माध्यम के किसी कण के एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तक तय करती है उसे तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। अनुप्रस्थ तरंग में दो पास पास के श्रृंगों तथा गर्तों के बीच की दूरी अनुदैर्घ्य तरंगों के क्रमागत दो संपीड़नों या बिरलों के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है, जिसे लेमडा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तरंगदैर्घ्य को किससे प्रदर्शित किया जाता है? लेमडा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आवृत्ति किसी कण द्वारा 1 सेकंड में पूर्ण किए गए कंपनों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका,
अंजना ने सर्वसम साइज के दो टुकड़े लिए, मतलब जो साइज में समान है। इनमें से एक एल्युमिनियम का है, दूसरा लैंड का, तथा दूसरा लैंड का बना हुआ है, यानी लेड का बना हुआ। ठीक है, लेड नहीं है, लेड का बना हुआ है। ठीक। उसने उन्हें एक एक करके जल में डुबोया। नीचे लिखे कथनों में से सही का उत्तर बताइए, सही क्या होगा। अंजना टेक टू blocks of identical size. One is made up of the aluminum and other is the lead. She submerged them one by one in the water. Which of the following statement is true? कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन सही है। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि द वायांट फोर्स एक्टिंग ऑन द एल्युमिनियम इज लेस देन वायांट फोर्स ऑन लेड। तो आप कहेंगे एल्युमिनियम पर कार्यरत उत्प्लवन बल लेड पर कार्यरत उत्प्लवन बल से कम होगा। दूसरा है कि लेड एल्युमिनियम पर कार्यरत उत्प्लवन बल बड़ा होगा लेड पर कार्यरत उत्प्लवन बल के। और तीसरा प्रश्न दिया गया है वायांट फोर्स एक्टिंग ऑफ द एल्युमिनियम इक्वल टू वायांट फोर्स एक्टिंग ऑन द लेड। तो आपका सही आंसर भी यही होगा कि जब वायांट फोर्स जो है एल्युमिनियम हो या लेड हो, दोनों में बराबर होगा, चूंकि उसकी साइज कैसी है, बराबर है। चलिए डिस्क्रिप्शन की तरफ पढ़ते हैं। अंजना ने दो समान प्रकार या सर्वसम साइज के टुकड़े लिए। उनमें से एक एल्युमिनियम तथा दूसरा लेड का बना हुआ था। इन्हें जल में डुबोने पर एल्युमिनियम पर कार्यरत उत्प्लवन बल तथा लेड पर कार्यरत उत्प्लवन बल बराबर होंगे, क्योंकि दोनों प्रकार के टुकड़े समान आकार के हैं तथा इनके द्वारा हटाए गए द्रव का भार समान होगा, जो कि उन दोनों पर लगने वाले उत्प्लवन बल के बराबर होगा। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार बात करें, जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वस्तु पर लगने वाला उत्प्लवन बल वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, पुष्पों के जनन अंग के बारे में नीचे दी गई सूचनाओं के आधार पर ए, बी तथा सी को पहचानिए। ठीक। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो अबाउट रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर आइडेंटिफाई वन ए, बी एंड सी। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड कंटेनिंग वन और मोर ओव्यूल्स, जनन ग्रंथ जिसमें एक या एक से अधिक बीजांड होते हैं। पुष्प का नर जननांग, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, पुष्प का मादा जननांग। चलिए पहला बताइए, आपको इसको 1, 2, 3 में आपको मैच करना है। तो चलिए, तो आपको यहाँ पे दिया गया है ए पिस्टिल, बी ओवरी, सी एंथर, यानी पहले को स्त्री केसर कहते हैं, दूसरे को अंडाशय कहते हैं, तीसरे को परागकोश कहते हैं, जो कि गलत है। ठीक। फिर से आ जाते हैं यहाँ पे, वर्तिकाग्र पुंकेसर नहीं। उसके बाद हो जाएगा पुतंत, पुतंत मतलब फिलामेंट। उसके बाद पिस्टिल और अंडाशय नहीं। पहले का अंडाशय होगा, सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। और उसके बाद दूसरा पुंकेसर, तीसरा स्त्री केसर आपका सही होगा। तो आप कहेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। पुष्पों के जनन अंग के बारे में कथन अधोलिखित हैं। जनन ग्रंथ जिसमें एक या अधिक बीजांड है उसे अंडाशय कहते हैं। पुष्प का नर जननांग पुंकेसर कहलाता है। पुष्प का मादा जननांग स्त्री केसर कहलाता है। अतः ए, बी और सी क्रमशः अंडाशय, पुंकेसर और स्त्री केसर होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कुड लीड टू फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स, निम्न में से वे कौन सी अवस्थाएं हैं जो चक्रवात बन सकता है। लो प्रेशर सिस्टम विथ लो स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट, निम्न दाब का निकाय जिसे चारों ओर निम्न वेग की पौने परिक्रमा करती हैं। हाई प्रेशर सिस्टम विथ लो स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट, उच्च दाब का निकाय जिसमें चारों ओर निम्न वेग की पौने परिक्रमा करती हैं। लो प्रेशर सिस्टम विथ हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट, निम्न दाब का निकाय जिसे चारों ओर उच्च वेग की पौने परिक्रमा करती हैं। अगला है आपका उच्च दाब का निकाय जिसके चारों ओर उच्च वेग की पौने परिक्रमा करती हैं। आंसर आपका सही है, निम्न दाब का निकाय जिसके चारों ओर उच्च दाब की पौने परिक्रमा करती हैं। ठीक।
अब यहाँ पर आ जाइए। निम्न दाब का निकाय जिसके चारों ओर उच्च वेग की पौने परिक्रमा करती हैं के कारण चक्रवात बनता है। चक्रवात बादल के बनने से पहले जल वायुमंडल से उष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जब जलवाष्प वर्षा की बूंदों के रूप में पुनः द्रव रूप में परिवर्तित होती तो यह उष्मा वायुमंडल से निर्मुक्त हो जाती है। निर्मुक्त होने वाली उष्मा से आसपास की वायु गर्म हो जाती है। इस प्रकार गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है, ठीक, जिससे वायुदाब कम हो जाता है। फलस्वरूप तड़ित झंझा के केंद्र की ओर उच्च वेग से अधिक गति वायु गति करने लगती है। इस चक्र की पुनरावृत्ति अनेक बार होती रहती है। घटनाओं की इस श्रृंखला का अंत बहुत ही निम्न दाब के एक ऐसे तंत्र में निर्माण के साथ होता है जिसके चारों ओर उच्च वेग की वायु के अनेक परतें कुंडली के रूप में घूमती रहती। मौसम की इस स्थिति को ही चक्रवात कहा जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68 है, लेकिन आपके इस श्रृंखला का क्वेश्चन नंबर 8 है। नीचे दिया गया कौन सा पर्यावरणीय कारक वाष्पोत्सर्जन की दर को सबसे अधिक प्रभावित करता है? Which of the following environmental factors impact the rate of the transpiration of the most? ट्रांसपिरेशन मतलब पत्ती से पानी का भाप बन के उड़ना, इसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और इवेपोरेशन मतलब होता है किसी भी खाली स्थान से पानी का भाप बन के उड़ना, थोड़ा सा अंतर होता है। अमाउंट ऑफ सनलाइट, सूरज के प्रकाश की मात्रा। दूसरा है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अपेक्षिक आर्द्रता। पॉइंट नंबर 3 है आपका तापमान, और डी है आपका भौम जल स्तर यानी ग्राउंड वाटर लेवल। तो सही आंसर आपका होगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होता है। आगे आ जाइए डिस्क्रिप्शन में। अपेक्षिक आर्द्रता वाष्पोत्सर्जन की दर को सबसे अधिक प्रभावित करती है। अपेक्षिक आर्द्रता अधिक होने पर वाष्पीकरण कम तथा अपेक्षिक आर्द्रता कम होने पर वाष्पीकरण अधिक हो जाता है। फिर से देखिएगा, अपेक्षिक आर्द्रता अधिक होने पर वाष्पीकरण कम तथा अपेक्षिक आर्द्रता कम होने पर वाष्पीकरण अधिक हो जाता है। अपेक्षिक आर्द्रता वायु में एक निश्चित आयतन में किसी ताप पर जितनी जलवाष्प विद्यमान होती है और उतनी ही वायु को उसी ताप पर संतृप्त करने के लिए उतनी ही जलवाष्प की आवश्यकता होती है। इन दोनों राशियों के अनुपात को अपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। Harry take out a glass water bottle and a plastic water bottle kept overnight in the refrigerator. ठीक, he instantly put up the thermometer into the wall of the plastic bottle and the record to the temperature at the 10 degree centigrade. What is the most likely temperature of the water glass bottle? देखिए नीचे हिंदी में दिया गया है। हरी कोई व्यक्ति है, इन्होंने फ्रिज में क्या किया, रेफ्रिजरेटर में से रात भर रखी गई पानी से भरी 2 बोतलें जिनमें एक कांच की हैं और दूसरी प्लास्टिक की हैं बाहर निकाला। उसके पश्चात तुरंत ही वह प्लास्टिक की बोतल के पानी में थर्मामीटर डाला है और उसका ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड मापता है। कांच की बोतल में भरे पानी का संभावित तापमान क्या होना चाहिए? तो संभावित तापमान कितना होना चाहिए, उसका भी तापमान कितना आना चाहिए, 10 के लगभग आना चाहिए। 10 से बहुत कम नहीं, 10 से बहुत अधिक नहीं, तो एक कितना आना चाहिए, लगभग 10 के नियर अबाउट आना चाहिए। देखिए क्या क्या दिया गया यहाँ पे। कांच की बोतल में भरे पानी का संभावित ताप लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। चूँकि प्लास्टिक एवं कांच दोनों ऊष्मा की कुचालक होती हैं, अतः इन्हें चाहे जिस तापमान पर रखा जाता है उनसे होकर के ऊष्मा स्थानांतरित नहीं होती है, जबकि जल ऊष्मा का सुचालक है और दोनों बोतलों में भरा पानी रेफ्रिजरेटर के अंदर ऊष्मा त्याग कर रेफ्रिजरेटर के अंदर के तापमान ग्रहण कर लेता है। अतः रेफ्रिजरेटर से कांच की बोतल और प्लास्टिक की बोतल निकालकर उनमें भरे पानी का ताप मापने पर दोनों का तापमान लगभग समान आएगा। निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। चलिए बताइए, चयन करके बताइएगा। पहले मैं आपको बता दूं कि 24 तारीख को आपकी डेट लगाई गई है
16 को सुनवाई होना था, 24 को अब सुनवाई होगी। यह सुनवाई आपके बीएड वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और बीटीसी वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर बीएड को प्राइमरी से बाहर कर देंगे तो बीटीसी को चांस अच्छा मिलेगा, लेकिन चांस मिलने का मतलब ये नहीं कि उनको नौकरी मिल जाएगा, क्योंकि 3 लाख से 4 लाख लोग, 3 लाख 3.25 लाख लोग ऐसे हैं जो बीटीसी वाले भी टेट पास हैं, यानी कंपटीशन का लेवल हाई ही होगा। लेकिन अगर जब बीएड को भी शामिल किया जाएगा, वैसे 99% चांस है, और हम लगातार इस बात में अपनी नज़र बनाए रखे हैं कि जैसे ही बीएड वालों को मौका मिलेगा, हमने आपसे कहा है कि हम आपको सुपर टेट का एक फ्री बैच लेकर के आएंगे, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर आएंगे, वो आपको पढ़ाएंगे और हर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा विद इन टाइम, मतलब समय रहते, और उसके बाद प्रैक्टिस पेपर आपका कराया जाएगा। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं जब आप अपनी तैयारी पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 70 है, पहले तो आप 24 तारीख तक उसको देखते रहिए, न्यूज आने के बाद हम बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपको हर एक चीज़ का लाभ मिल सकता है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको निम्न कथनों को पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। चलिए पहले आंसर को बताइए कि यहाँ पर दिया गया है, हथौड़े से आघात किए जाने पर द्रव में भरे बर्तन की अपेक्षा एक खाली बर्तन अधिक प्रबल ध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक। दूसरा है आपका, बर्तन में भरे द्रव की अपेक्षा हवा का घनत्व कम होता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन निष्कर्ष आपके साथ यहाँ पे सही है। ठीक है, तो कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपका आंसर यही होना चाहिए। चलिए अभी डिस्क्रिप्शन में आंसर हम लोग देख लेंगे, आगे देख लीजिए। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर, गलत गलत गलत। ठीक। चलिए डिस्क्रिप्शन में अभी आंसर हमारा पता चल जाएगा। जी हाँ, सही है आपका पहला आंसर। हथौड़े से आघात किए जाने पर द्रव से भरे बर्तन की अपेक्षा एक खाली बर्तन अधिक तीव्र ध्वनि उत्पन्न करता है, क्योंकि द्रव से भरे बर्तन का घनत्व खाली पड़े बर्तन के घनत्व हवा का घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है। अर्थात द्रव युक्त बर्तन का घनत्व अधिक और खाली बर्तन का घनत्व कम होता है। अतः ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ए सेट ऑफ द मिक्सचर। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रणों के समुच्चय को रूपांतरित करता है, आप बताएंगे। निरूपित कौन करता है? एयर, शुगर, मिल्क, कार्बन डाइऑक्साइड, सी वाटर, वायु, चीनी, दूध, कार्बन डाइऑक्साइड और समुद्र का पानी, ये सभी मिश्रण है। आपको बताना कौन मिश्रण है कौन मिश्रण नहीं है। वायु, दूध, साबुन, झाग, मृदा, समुद्र का पानी। ठीक, वायु, मृदा, समुद्र का पानी। और अगला है दूध, समुद्र का पानी, साबुन का झाग, चीनी। तो आपका सही आंसर होता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है। यहाँ पे देखिए आपका वायु है सही है, दूध है सही है, साबुन का झाग है सही है, मृदा है सही, समुद्र का पानी सही। यहाँ पे चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड था तो इसकी भी यहाँ पे गलत हो गया। इसमें अगर आ जाए तो इसमें भी आपका कोई ना कोई गलत ही होगा, तो आपका बी वाला सही हो जाएगा। देखिए क्या है, वायु, दूध, साबुन का झाग, मृदा, समुद्र का पानी मिश्रण में समुच्चय को निरूपित करते हैं, जबकि चीनी और कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक को प्रदर्शित करते हैं। विभिन्न प्रकार की गैसों, वाष्प, कणों आदि का मिश्रण वायु। दूध और पानी का मिश्रण। साबुन का झाग, कोलाइडी विलयन एक प्रकार का मिश्रण। मृदा एवं उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों आदि का मिश्रण। और समुद्र का पानी विभिन्न प्रकार के लवणों का मिश्रण। नीचे दी गई तालिका में 3 धातुओं की विभिन्न विलयनों में से अपक्रिया के प्रकार को निरूपित किया गया है। सॉरी, पहला धातु है आयरन सल्फेट है, उसके बाद कॉपर सल्फेट है और जिंक सल्फेट है। आपको इसको बताना है, एक सेकंड रुकिए, इसके बाद आपको इसका आंसर करना है। चलिए इसका आंसर करिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ कौन कौन है, तो उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। तो पहला है नंबर ए पे नो रिएक्शन, बी है नो रिएक्शन, सी है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी धातु, डायरेक्ट आंसर पे आइए, छोड़ी जाने दी। पहला कह रहा सी द ग्रेटर देन ए द ग्रेटर देन बी। ठीक। अब क्रिया के क्रम क्या है, अब क्रिया कैसे है यहाँ पे देखिए, अब क्रिया किस में हो रही है, कोई अपक्रिया नहीं हुई, कोई अपक्रिया नहीं हुई, कोई अपक्रिया नहीं। ठीक, इसमें आ जाइए, यहाँ पे देखिए
कह रहा है धातु सी विस्थापन ज्ञात नहीं, कॉपर सल्फेट का द्वितीय विलयन है। कॉपर सल्फेट आयरन सल्फेट विस्थापन होता है। कॉपर सल्फेट ज्ञात नहीं है। जिंक सल्फेट कोई अपक्रिया नहीं होती। एक कोई अपक्रिया नहीं होती है, विस्थापन होता है, ज्ञात नहीं है। बी कोई अपक्रिया नहीं होती है, कोई अपक्रिया नहीं होती, कोई अपक्रिया नहीं होती है। ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज़ है, इसे आप केमिस्ट्री के बिहाफ पे दिमाग लगा करके सॉल्व करेंगे तो कर ले जाएंगे। नीचे दिया गया कौन सा कथन किसी ज्वाला में सबसे बाह्यतम अर्थात नीले क्षेत्र से संबंध में सही है? द टेम्परेचर कैन नॉट बी मेजर्ड, इसका तापमान नहीं मापा जा सकता। इसका तापमान 100 डिग्री होगा। इसका तापमान 100 से अधिक होगा और इसका तापमान 10 डिग्री से कम होगा। किसी ज्वाला में सबसे बाह्यतम अर्थात नीले क्षेत्र का ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। ज्वाला के 3 विभिन्न क्षेत्र होते हैं, आंतरिक क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र। पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र नीला रंग, आंशिक दहन का मध्य क्षेत्र पीला रंग और किसी जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र जो होता है वो होता है काला रंग। तो ये 3 क्षेत्र में बटा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन धातुओं के पिघलने के तापमान पर बढ़ता क्रम दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ द मेटल्स? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धातुओं के पिघलने के तापमान का बढ़ता क्रम दर्शाता है? मरकरी यानी तांबा, लोहा, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम, मरकरी, कॉपर, ठीक, आयरन। और उसके बाद मरकरी, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन और कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, मरकरी। उपयुक्त में से पारा, एल्युमिनियम, तांबा, लोहा धातुओं के पिघलने के तापमान को बढ़ता क्रम दर्शा रहा है। लोहा की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है कितनी है आपकी 1538 डिग्री सेंटीग्रेड। तांबा की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है आपकी 1084 डिग्री सेंटीग्रेड। एल्युमिनियम की 660 है और वहीं पे पारा का कमरे के तापमान के समान यानी सामान्य तापमान होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ? निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण दैनिक जीवन में उदासीकरण का नहीं है? ठीक, अम्लीयता के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग, चींटी के काटने पर बेकिंग सोडा को रगड़ना, मृदा का अनबुझे चूने का उपचार और आयरन पर जिंक की परत का जमना। आयरन पर जिंक की परत जमना दैनिक जीवन में उदासीन का क्रिया का उदाहरण नहीं है। किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच होने वाली अपक्रिया उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा से निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। हमारे दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण अधोलिखित। अम्लीयता के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाना जरूरी है। ठीक, चींटी के काटने पर बेकिंग सोडा रगड़ना सही है। मृदा का अनबुझे चूने का उपचार करना ये भी सही है। कारखानों से निकलने वाले अम्लीय अपशिष्ट क्षारकों द्वारा मिला करके उपचार करना। किसी किसान ने अपने कृषि क्षेत्र जिसमें अंतःश्रवण यानी रिसन की दर उच्च है फसल बोने का निश्चय किया। इस कृषि क्षेत्र में के लिए आपकी राय में कौन सी फसल अच्छी होगी? कॉटन, चावल और चना या गेहूँ? कृषि क्षेत्र जिसमें अंतःश्रवण यानी रिसन की दर उच्च है किसी किसान द्वारा फसल बोने का निश्चय किया गया। इस कृषि क्षेत्र में कपास फसल सबसे अधिक उपयुक्त होगी। विभिन्न प्रकार की मृदा में जल की अंतःश्रवण यानी रिसन की दर भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। यह दर बलुई मृदा में सबसे अधिक और चिकनी मृदा में सबसे कम होती। कपास के लिए बलुई दोमट तथा दोमट मृदा अधिक उपयुक्त होती है, जबकि गेहूं, चना, चावल के लिए मृत्तिका यानी चिकनी मिट्टी और दोमट मृदा की उपयुक्त आवश्यकता होती है। एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन आपका है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा छोटा छोटा है तो आपको बताना। एक सेकंड रुक जाइए। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू? नीचे दिए गया कौन सा कथन सही नहीं? ठीक,
दिया गया है किसी हाथी में कोशिकाओं की संख्या किसी बंदर की कोशिकाओं की संख्या की तुलना में अधिक होती है। नीचे दिया गया हाथी की कोशिकाओं का साइज बंदर की कोशिकाओं के साइज की तुलना में बड़ी होती है। हाथी की कोशिकाओं की आकृति बंदर की कोशिकाओं की आकृति से भिन्न होती है। अब आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही है। तो डायरेक्ट हम डिस्क्रिप्शन पे आते हैं आपको लेकर के। कोशिकाओं के बारे में अधोलिखित कथन सही नहीं है। हाथी की कोशिकाओं का साइज बंदर की कोशिकाओं के साइज की तुलना में बड़ी होती है। हाथी की कोशिकाओं की आकृति बंदर की कोशिकाओं से भिन्न होती है। अब नीचे आइए, कोशिकाओं के बारे में अधोलिखित कथन सत्य हैं, सही क्या है ये बताइए। छोटे जीव एवं बड़े जीव की कोशिकाएं विशिष्ट कार्य के लिए उत्तरदायी होती हैं। कोशिकाएं भिन्न भिन्न आकार प्रकार की हो सकती हैं, इसलिए दोनों पॉइंट आपके गलत हैं और ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। सी का मतलब हो जाएगा कि हाथी की यहाँ पे ऑप्शन में बी और सी दोनों ठीक गलत दोनों है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। टमाटर दिया गया है सेब टमाटर कीवी खीरा आड़ू जैसे फल सब्जियों को खाने से पहले छीलना होता है। फल और सब्जियों को खाने से पहले छीलना होता है। इन फलों और सब्जियों के छिलकों के रेशों की मात्रा अधिकतम पाई जाती है। अगला है ऑप्शन दिया गया ए और आर दोनों सही हैं। आर एक की सही अभिव्यक्ति करता है, आर और ए दोनों सही हैं, परंतु आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है और आर सही। सेब टमाटर कीवी खीरा आड़ू जैसे फल और सब्जियों को खाने से पहले छीलना नहीं चाहिए। संभवतः छिलका उतारकर उन यदि सब्जियों और फलों को खाया जाता है तो उनके कुछ विटामिन और खनिज तत्व नष्ट हो जाते हैं। उपयुक्त फलों और सब्जियों के छिलकों में रेशे यानी रुक्षास की मात्रा अधिकतम पाई जाती है, जो हमारे शरीर में बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में मदद करता है। अतः सी आपका क्या हो जाएगा, अतः ए गलत है और आर सही है। निम्नलिखित में से कौन से मिलान को निरूपित करता है। मिलान आपको करना है, यहाँ पे मिलान आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाइए, डायरेक्ट आंसर देख लीजिए। मूसला जड़ किस में पाई जाती है, गाजर में। अपस्थानिक मूल जड़ किस में पाई जाती है, शकरकंद में। अवस्तंभ मूल जड़ किस में पाई जाती है, बरगद में। और अवस्तंभ मूल जड़ किस में पाई जाती है, गन्ना में पाई जाती है। तो ये आपका सही आंसर हो जाता है। आगे की दिशा में बढ़ जाएंगे और अगला प्रश्न आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20। नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको यहाँ पर दिया गया है कि पर्यानुकूलन प्रतिवेश में साथ जीव का अस्थायी सामंजस्य होता है। उसके बाद छद्मावरण एक प्रकार का अनुकूलन है। शीत निष्क्रियता पर्यानुकूलन है। और उसके बाद है प्रतिवेश में अधिक समय तक सामंजस्य अनुकूल रहता है। ये क्या हो गया, हाँ। उपर्युक्त में शीत निष्क्रियता पर्यानुकूलन है, सही नहीं है। अनुकूलन के संदर्भ में अधोलिखित कथन सत्य हैं। पर्यानुकूलन परिवेश के साथ जीव का अस्थायी सामंजस्य होता है। छद्मावरण एक प्रकार का अनुकूलन है। परिवेश से अधिक समय तक सामंजस्य अनुकूलन की तरह ले जाती है। पर्यानुकूलन अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर से होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन पर्यानुकूलन कहलाते हैं। अनुकूलन जिन विशेष संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी सजीव को उसके परिवेश में रहने योग्य बनाती है, अनुकूलन कहलाते हैं। छद्मावरण परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के साथ कुछ जीवों में थोड़े समय के लिए परिवर्तन छद्मावरण कहलाता है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से किसमें सिवाय सभी कथन विज्ञान को परिभाषित करते हैं। विज्ञान एक सामाजिक उद्यम है। विज्ञान ज्ञान का एक विस्तृत होता भंडार है। विज्ञान वस्तुनिष्ठ और मूल्य रहित है। विज्ञान समाज परिवर्तन का एक साधन है। उपर्युक्त कथनों में से विज्ञान वस्तुनिष्ठ मूल्य रहित है। एनसीईआरटी 2005 के अनुसार विज्ञान को परिभाषित नहीं करते हैं।
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 2005 के अनुसार निम्न कथन विज्ञान को परिभाषित करते हैं। विज्ञान एक सामाजिक उद्यम है। विज्ञान ज्ञान का एक विस्तृत भंडार है। विज्ञान समाज परिवर्तन का एक साधन है। विज्ञान समग्र समझ का विकास करता है। अगला है आपका विद्यार्थी के लिए विज्ञान के क्रियाकलापों की योजना बनाते हुए किसी शिक्षक को निम्न में से किन प्रश्नों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक, नंबर 1, पाठ्य पुस्तक में प्रश्नों के उत्तर देने में मदद कर रहा है। सभी सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के विद्यार्थियों को आकर्षित कर रहा है। विज्ञान की संकल्पनाओं को लागू करने का अवसर प्रदान कर रहा है। उसके बाद रचनात्मक मूल्यों में अच्छा प्रदर्शन करने में विद्यार्थियों की सहायता कर रहा है। निम्नलिखित में से विद्यार्थियों के लिए विज्ञान के क्रियाकलापों की योजना बनाते हुए किसी शिक्षक ने निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यान रखना चाहिए। सभी सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के विद्यार्थियों को आकर्षित कर रहा है। विज्ञान की संकल्पनाओं को लागू करने का अवसर प्रदान कर रहा है। रचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन में समावेशी तरीके से प्रदर्शन करने के लिए विद्यार्थियों को सहायता कर रहा है। अगला प्रश्न आपका है 84 नंबर का, यानी 24 क्वेश्चन नंबर आपके सामने है और 24 क्वेश्चन नंबर का आंसर आपको करना है। माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन से प्रश्न अनुसंधेय है। मूंग में प्रोटीन उच्च क्यों होती है। हम उम्र में कमजोर क्यों होते हैं। भोज्य पदार्थों में दिए गए नमूनों में स्टार्च किसमें है और किस प्रकार के भोजन में उपयोग एवं तनाव मुक्त जीवन देता है। माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए भोज्य पदार्थों के लिए दिए गए नमूने में स्टार्च किसमें है। प्रश्न अनुसंधेय है, जबकि मूंग में प्रोटीन उच्च क्यों है। हम उम्र में कमजोर क्यों होते हैं और किस प्रकार के भोजन का उपभोग एक तनाव मुक्त जीवन देता। अनुधेय वाले प्रश्न नहीं है। अगला है लकड़ी का कुंदा जल पर तैरता है। लकड़ी का घनत्व कम जल में कम होता है। उपरोक्त में दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। एक प्रक्षेपण है और दूसरा निष्कर्ष। एक प्रक्षेपण है दूसरा और एक प्रक्षेपण है और एक निष्कर्ष। दूसरा प्रक्षेपण है, पहला निष्कर्ष है। पहला और दूसरा दोनों प्रक्षेपण है और पहले और दूसरे दोनों निष्कर्ष। लकड़ी का कुंदा जल पर तैरता है क्योंकि लकड़ी का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। लकड़ी का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। लकड़ी का घनत्व 1 से कम होता है, अतः जल का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, जबकि लकड़ी का घनत्व जो होता है 1 से कम होता है। अतः जल लकड़ी की अपेक्षा अधिक घनत्व वाली होती है, इसलिए यह प्रेक्षण है और ये 2 निष्कर्ष है। विज्ञान शिक्षण अभिन्यास का सही मिलान अधोलिखित है। कैसे मिलान किया जाता है। शिक्षात्मक स्पष्टीकरण। विज्ञान के संप्रत्यों का शिक्षक द्वारा प्रस्तुतिकरण और व्याख्या, तत्पश्चात प्रदर्शन, निर्देशन और प्रदर्शन। क्रियात्मक स्पष्टीकरण। संप्रत्यों का शिक्षक द्वारा प्रस्तुतिकरण और समझना, तत्पश्चात प्रत्यय आधारित क्रियाकलापों का विद्यार्थियों द्वारा संपन्न किया जाना। निर्देशित जांच। विद्यार्थी शिक्षक के साथ एक परिघटना की खोज करते हैं और उसे वांछित संप्रत्यय की ओर की तरफ ले जाते हैं। खुली जांच। स्वनिर्मित विधियों का उपयोग करते हुए मुक्त अन्वेषण शिक्षण प्रोत्साहन करते हैं लेकिन आदेश नहीं देता है। किसी विद्यालय के कक्षा 8 के विद्यार्थी में यह पाया गया कि वह विश्वास करते हैं कि धातुएं कठोर, ठोस और धात्विक होती हैं। इस कक्षा के शिक्षक के लिए सबसे उपयुक्त शैक्षणिक सलाह क्या होगी। किसी संकल्पना का परिचय देते हुए विशिष्ट और अवशिष्ट दोनों प्रकार का उदाहरण लीजिए। धातुओं और अधातुओं में विस्तृत तुलना को सम्मिलित कीजिए। आघातवर्धता और तन्यता को धातुओं के महत्वपूर्ण लक्षणों के रूप में दर्शाइए। कठोर और ठोस धातुओं के साथ क्रियाशील कलाओं को बताइए। तो आपका पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। पहला आंसर है किसी भी संकल्पना का परिचय देते हुए विशिष्ट और अवशिष्ट पदार्थ दोनों पर नजर डालना होगा। अगला प्रश्न है आपका विद्यार्थियों के अपसारी सोच का मूल्यांकन करने के लिए निम्न में से कौन से सवाल में सबसे अधिक क्षमता होती।
खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में विभेदन कीजिए। निम्न जीवों में एक खाद्य श्रृंखला का विकास कीजिए। मेढक, घास, बांज, टिड्डा। कोई खाद्य श्रृंखला सर्वदा एक उत्पाद से ही क्यों शुरू होती है? और उसके बाद विचार विमर्श कीजिए कि यदि सभी हिरण लुप्त हो जाएं तो संभावित पर्यावरणीय परिणाम क्या होंगे। तो यहाँ पा जाइए, उपर्युक्त कथनों में से विद्यार्थियों की अपसारी चिंतन सोच का मूल्यांकन करने में विचार विमर्श कीजिए कि यदि हम सभी हिरण लुप्त हो जाएं तो पर्यावरणीय परिणाम क्या होंगे। इससे अधिक क्षमता वाला सवाल। अपसारी चिंतन पर ऐसे चिंतन होते हैं जिसमें विद्यार्थियों द्वारा एक ही समय के समाधान के लिए भिन्न भिन्न विधियों का विचार या चिंतन किया जाता है तथा यह समस्या के लगभग सभी आयामों के बारे में चिंतन करता है। अगला प्रश्न है आपका, भारत जैसे देश में पाठ्य पुस्तकों का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा अनुमोदन निर्देशित कारक है? स्पष्टीकरण हेतु उदाहरण केवल मध्यवर्गीय आय के समूहों के परिवारों से संबंधित बच्चों के जीवन के अनुभव से लेने चाहिए। समतुल्यता और समानता के लिए संपूर्ण देश में एक ही पाठ्य पुस्तक होना चाहिए। यह सदा मस्तिष्क में रखना चाहिए कि पाठ्य पुस्तकें मौलिक रूप से शिक्षकों का उपयोग के लिए हैं। और उसके बाद विज्ञान की संकल्पनाएं समय के साथ जैसे विकसित होती हैं उसके सराहना करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर मिलने चाहिए। किसी भारत जैसे देश में पाठ्य पुस्तकों का विकास करने के लिए निम्नलिखित अनुमोदन निर्देशित कारक है। विज्ञान की संकल्पनाएं समय के साथ जैसे विकसित होती हैं उसकी सराहना करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर मिलने चाहिए। पाठ्यपुस्तक मौलिक रूप से विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों के लिए उपयोगी होती हैं। बच्चों के पृष्ठभूमि के आधार पर पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए। स्पष्टीकरण हेतु उदाहरण सभी प्रकार के आय के समूहों के परिवारों से संबंधित बच्चों के जीवन के अनुभव में लेने चाहिए। अगला प्रश्न आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई नहीं है, ठीक है। तो ये आपका लास्ट प्रश्न था। तो आप सभी लोगों को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।